हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की। ये हमें प्रॉब्लम दी हुई है और इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीग्रल दिया हुआ है और दो रेक्टेंगल दिए हुए हैं। इन दोनों रेक्टेंगल के अराउंड हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे कि फंक्शन क्या एनालिटिक है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा जो फंक्शन है, ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो z इक्वल टू +-1 पे ये एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दी हुई है उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे और z की जो भी वैल्यू आ जाएंगी वो वैल्यू सिंगुलर पॉइंट होंगे। तो यहाँ पे +-1 सिंगुलर पॉइंट होंगे, यानी सिंगुलर पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। अब क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट कैसे चेक करेंगे? फिर से देख लीजिए यहाँ पे एक बार हम क्या कह रहे हैं। डिनोमिनेटर की वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट करिए, जो भी वैल्यू आ जाएंगी वो हमारी क्या होंगी, सिंगुलर पॉइंट्स। इस पॉइंट के अलावा बाकी सभी पॉइंट पे ये फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है, तो ये चेक कर लिया हमने फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। अच्छा, अगर फंक्शन एनालिटिक होता है तब हमारा कोई भी इंटीग्रल ठीक है किसी भी क्लोज कर्व के अंदर या क्लोज कर्व पर सभी पॉइंट पर हमारा फंक्शन अगर एनालिटिक है तो हमारा इंटीग्रेशन जीरो हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इफ fz is analytic inside and on the curve। ठीक है, ये केवल तभी पॉसिबल है जब हमारा फंक्शन एनालिटिक हो इनसाइड ऑन एंड ऑन द कर्व। ठीक है, जो भी क्लोज कर्व है, ठीक है, उसके अंदर भी सारे पॉइंट्स पे एनालिटिक हो और उस सर्कल पे भी, उस क्लोज कर्व पे भी सारे पॉइंट्स पे एनालिटिक हो, तब हमारा ये फंक्शन इंटीग्रल जीरो हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जिस पे एनालिटिक नहीं है फंक्शन, तब हमारा क्या होगा, तब इस तरीके की प्रॉब्लम f(z), ठीक है, और जिस पॉइंट पे नहीं होगा वो कुछ इस तरीके से होगा z-z0। ठीक है, z-z0 पे अगर z इक्वल टू z0 पे अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जो एनालिटिक नहीं है जिस पार्ट वो नीचे रह जाता है और ऊपर वाले को पूरा हम फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, तब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। और मान लीजिए कि अभी तो हमने ये फर्स्ट ऑर्डर लिखा है, चलिए इसी में कर देते हैं। nth ऑर्डर सिंगुलरिटी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये सब फर्स्ट ऑर्डर सिंगुलरिटी है। z0 इक्वल टू +-1 ये फर्स्ट ऑर्डर सिंगुलरिटी है। अगर इस तरीके का कुछ है तो z इक्वल टू z0 क्या हो जाएगा, nth ऑर्डर सिंगुलरिटी। तो उसका जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2πi nth डेरिवेटिव ऑफ fz। ठीक है, और ये सब किस पॉइंट पे, z इक्वल टू z0 पे। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला तब लगेगा जब हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं। हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है 1/2πi क्लोज कर्व cos πz डिवाइडेड बाई z²-1। तो पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग लिख देते हैं, z-1 अलग, z+1 वाला अलग। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रल दिया हुआ है। कैसे अलग अलग लिख सकते हैं, देखो 1/2πi तो बाहर कर लेते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रल, ठीक है, cos πz ये तो हाई है सब में। ठीक है, साथ में ये 1/z²-1 जो है इसको कर लेते हैं। 1/z²-1 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले हम यहाँ पे z-1 हमने लिख लिया और z+1 लिख लिया।
ठीक है, अब देखते हैं। और ये डी जेड रहेगा, जेड प्लस वन यहाँ पे आ जाएगा, जेड माइनस वन यहाँ पे देखो वन बनना चाहिए। टोटल सॉल्व करने के बाद ये वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन आना चाहिए। नीचे तो जेड स्क्वायर माइनस वन, ऊपर वन होना चाहिए। ऊपर वन कैसे हो सकता है, जब जेड प्लस वन यहाँ पे आ जाए और इसको माइनस कर दें और टू से डिवाइड कर दें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे टू से डिवाइड यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। अब ये फंक्शन और ये फंक्शन इक्वल हो गया है, ठीक है। और हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सेपरेट भी कर लिया है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 cos pi z अपॉन z माइनस वन डी जेड माइनस 1/2 cos pi z z प्लस वन डी जेड। ठीक है, ये इतना तो हमको करना ही करना था। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ट्रायंगल की, रेक्टेंगल की। ठीक है, फर्स्ट रेक्टेंगल और फिर सेकंड रेक्टेंगल की। तो फर्स्ट रेक्टेंगल देखते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस, ये हमारी रियल एक्सिस। ठीक है, और ये है टू प्लस माइनस आई एंड माइनस टू प्लस माइनस आई। तो ये हमारा टू हो गया, ये प्लस आई, ये माइनस आई। ठीक है, ये हमारा टू हो गया, माइनस टू हो गया, ये प्लस आई, ये माइनस आई। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमारा बन गया फंक्शन रेक्टेंगल। ये हमारा टू प्लस आई, ये टू माइनस आई, ये है माइनस टू प्लस आई, ये है माइनस टू माइनस आई। ठीक है, हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। अब देखो, z इक्वल टू वन भी इनसाइड लाई कर रहा है, z इक्वल टू माइनस वन भी इनसाइड लाई कर रहा है। ये z इक्वल टू वन और ये z इक्वल टू माइनस वन, तो दोनों ही इनसाइड लाई कर रहे हैं। तो हम इसको डायरेक्ट जीरो नहीं पुट कर सकते हैं, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 देखो कॉमन है दोनों में, तो हमने यहाँ पे 1/4 पाई आई लिख लिया है। ठीक है, cos पाई जेड हो गया हमारा एफ जेड, और जेड माइनस जेड नॉट हो गया, जेड नॉट की वैल्यू हो गई वन। ठीक है, तो हमारा इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या आ जाएगा, टू पाई आई तो लिखना ही लिखना है, और nth डेरिवेटिव यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, ये nth डेरिवेटिव नहीं, n माइनस वन डेरिवेटिव रहता है। ठीक है, ये रहता है। तो cos पाई जेड है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, वन, और यहाँ पे n इक्वल टू वन रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो हमें सिर्फ एफ जेड नॉट मिल जाएगा। तो एफ जेड नॉट क्या हो जाएगा, cos पाई जेड नॉट क्या है इसमें, वन, वन माइनस 1/2, ये टू पाई आई, सॉरी 1/2 हमने बाहर कॉमन ले लिया था, इसको नहीं लिखना है, यहाँ पे हमने लिख दिया था। तो ये माइनस टू पाई आई, और इसका हो जाएगा सिमिलरली cos पाई माइनस वन। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये 1/4 पाई आई चल रहा है बाहर ऐसे ही। ठीक है, cos पाई की वैल्यू होती है माइनस वन, तो ये माइनस टू पाई आई आ गया, माइनस साइन ऑलरेडी था लगा लिया। टू पाई cos माइनस पाई की वैल्यू भी होती है माइनस वन, तो ये प्लस वन हो जाएगा, मतलब प्लस टू पाई आई हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, जीरो। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल क्या आ गया, जीरो, इस रेक्टेंगल के अराउंड। ठीक है, अब सेकेंड रेक्टेंगल देख लेते हैं। सेकेंड रेक्टेंगल में क्या होगा, सेकेंड रेक्टेंगल देखो क्या है, माइनस आई, टू माइनस आई, टू प्लस आई। तो टू माइनस आई, टू प्लस आई, ये वाला तो ये वाले पॉइंट तो है ही है। माइनस आई प्लस आई है, तो ये वाले पॉइंट नहीं है। ठीक है, इस तरीके का रेक्टेंगल है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है माइनस आई, ये है प्लस आई।
अब देखो इसमें क्या सिर्फ जेड इक्वल टू वन अंदर वन इनसाइड लाई कर रहा है और जेड इक्वल टू माइनस वन आउटसाइड लाई कर रहा है। तो आउटसाइड जिसमें लाई कर रहा है वो हमारा जीरो हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू माइनस वन ये हमें आउटसाइड लाई कर रहा है, ठीक है। अगला जब ये वाला क्वेश्चन ये वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ तक तो सेम प्रोसेस है, इसके बाद ही सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये देखो आउटसाइड लाई कर रहा है, इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं जीरो। ये हमारा 1/2 पाई आई था, ये 1/2 था, और कॉस पाई जेड और जेड माइनस वन, यानी इसके हमें सिर्फ लिख लेना है कॉस पाई वन पे जो भी वैल्यू मिले, ठीक है, और 2 पाई आई इंटू 2 पाई आई। तो वो क्या है 2 पाई आई एफ जेड नॉट, 2 पाई आई एफ जेड नॉट, ये तो जीरो हो गया। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, 2 पाई आई से 2 पाई आई कैंसिल हो जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन, तो ये -1/2 आ जाएगा, -1/2। तो इसका वैल्यू इसकी इसके अराउंड जब हमने चेक किया तो हमारा आंसर आ गया जीरो, इसके अराउंड चेक किया तो हमारा आंसर आ गया -1/2। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर फंक्शन एनालिटिक है हर पॉइंट पे तो जीरो हो जाएगा, अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है किसी भी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे हमें उसकी वैल्यू निकाल लेनी है फंक्शन की और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर एक से ज़्यादा ऑर्डर का सिंगुलैरिटी है, ठीक है, तब हमें उस ऑर्डर से एक नंबर कम करके उसका वाला डेरिवेटिव निकालना है, n-1th डेरिवेटिव, ठीक है, तब हमें जेड नॉट पे वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।